हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो इससे पहले मैं पर्यावरण के 6 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकता है। और मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन्हीं से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं और उनको नोट्स बनाकर मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आप इनको हल्के में मत लेना और अच्छे से पढ़ते जाना। और मैंने आज के सेट क्वेश्चन लिए हैं जो वन लाइनर लिए हैं, मतलब उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आप देख लेना। मैं उसको रेड पेन से अंडरलाइन भी करता जाऊँगा। इससे आपको क्या है कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। आपको एमसीक्यू वगैरह में बहुत दिक्कत होती होगी याद करने में लिए, और बाकी आपको कन्फ्यूजन भी होती होगी। इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर लिए हैं। ठीक है मित्रों, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रश्नोत्तर सीरीज। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि वन महोत्सव कार्यक्रम, तो ये था के.एम. मुंशी ने आरंभ किया। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि वन महोत्सव कार्यक्रम किसने आरंभ किया। तो मैंने सीधा उसमें आंसर ही लिख दिया कि वन महोत्सव कार्यक्रम जो है अपना के.एम. मुंशी ने आरंभ किया था, है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अब आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। इसलिए मैंने सीधा सीधा उसमें लिख दिया बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% वन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% वन होना चाहिए। अब वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किससे नापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता है जो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अब जो मेघ गर्जन होता है, मतलब बादल जो गरजते हैं, वो कहाँ पे होता है, तो यह वायुमंडल के क्षोभमंडल में होता है। ध्यान रखना, जो मेघ गर्जन होता है या बादलों का गर्जना, तो वह वायुमंडल के क्षोभमंडल में होता है ना। अब विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। अब दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखना कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो है कैसीन प्रोटीन। ध्यान रखना कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब जल में पारा घुलने से मिनी माता या छोटी माता रोग होती है। ध्यान रखना, जल में पारा घुलने से मिनी माता या छोटी माता रोग होता है, ध्यान रखना। अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का पिघलना। अब जो अपना वातावरण गर्म हो रहा है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में जो भी ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं, इसलिए गर्मी बढ़ती जा रही है ना। अब रक्तदाब को नापा जाता है, तो रक्तदाब को नापा जाता है इस फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। किसको, रक्तदाब को। अब भैंस की पीठ पर अक्सर आपने देखा हो कि बगले या पशु पे जो बैठे, कौआ वगैरह बैठी रहती हैं, ज़्यादातर बगला बैठते हैं भैंस की पीठ पर, क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्योंकि गाय भैंसों को जुएँ वगैरह होते हैं, आपने देखा हो तो जो बगला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठकर उन जीवों को खाता है। किसको, परजीवी वो कहलाते हैं जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो भैंस के पीठ पर अगर जीव है, जुएँ वगैरह, तो वो किस पर निर्भर है, भैंस पर, क्योंकि वो भैंस का ही कुछ ना कुछ खा के जिंदा है, खून चूस चूस के। और उन जीवों को कौन खा रहा है, बगला खा रहा है। तो ध्यान रखना कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगला बैठता है, क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है। अब अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर होता है, जो एक्वेरियम होता है, में हवा वाला पंप रखा होता है। आपने देखा हो कि एक्वेरियम होता है तो उसमें एक पंप लगा होता है और पानी के बुलबुले टाइप को उसमें उड़ते रहते हैं, तो वो पानी में ऑक्सीजन को घोलता है ना। तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर मतलब एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा होता है।
अब अपना एक नेफिन्थिस पौधा होता है, उससे पर कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ध्यान रखना। जो नेफिन्थिस होता है एक कीटभक्षी पौधा है। नेफिन्थिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। ध्यान रखना, जो एक नेफिन्थिस है एक कीटभक्षी पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। ध्यान रखना कि नेफिन्थिस एक कीटभक्षी पौधा है और ये मेघालय में पाया जाता है, जो कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे वगैरह को अपने अंदर फांस कर उन्हें खा जाता है। ठीक है मित्रों। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में जो गरीब वगैरह रहते हैं तो वो अपने जो फर्श रहता है उसको गोबर से लीपते हैं और अपनी दीवारों को भी गोबर से लीपते हैं। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, किस लिए? कीटों को दूर रखने के लिए। सो वो फर्श और दीवार वगैरह गोबर से लीप देते, इससे क्या रहते, कीड़े मकोड़े वगैरह प्रवेश नहीं करते घर में, है ना। तो इसका यही है एक साइंटिफिक रीज़न कि लीपने का कारण है कि इससे कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। अब यहाँ अपन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कॉन्सेप्ट है न्यूटन के नियम। आपने पढ़ा भी होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लिए कि न्यूटन के नियम कौन कौन से हैं। तो न्यूटन ने केवल 3 ही नियम दिए थे। एक तो था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना न्यूटन के नियम का पहला नियम, जड़त्व का नियम। तो उनके नियम के अनुसार कि जो वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब खड़ी हुई या रुकी हुई है, बिना गतिशील है, तो विरामावस्था है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। जो विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और जो वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु चल रही है, घूम रही है, तो वो हमेशा उसी अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसे बाहरी बल से गतिशील या रोका ना जा जाए। मतलब पंखा चल रहा है तो वो चलेगा ही, कोई आदमी चल रहा है तो वो चलेगा ही, कोई बस चल रही है तो चलेगी ही, जब तक उसे रोका ना जाए। या कोई बस आदमी खड़ा है और उसे धक्का मार के आगे नहीं किया जाए तो वो खड़ा रहेगा, पंखा को चालू नहीं किया जाए तो बंद ही रहेगा। बस खड़ी है, अगर उसे चलाया ना जा सके, चालू नहीं करेंगे तो वो खड़ी रहेगी। तो यही है कि जो वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, मतलब चालू है, गतिशील कर रही, तो वो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कि उसे किसी बाहरी बल से रोका ना जा सके या फिर उसे गतिशील ना किया जा सके। आप उदाहरण से देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा कि खड़ी हुई बस, एक बस खड़ी हुई है, अगर एकदम से चलने लगती है तो अगर हम उसमें बैठे हैं तो हमारा शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। आपने भी इसका अंदाज़ा किया होगा कि कोई बस खड़ी है और वो एकदम से चल जाती है तो हमें पीछे की ओर झुक जाते हैं। हमने ध्यान दिया होगा कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो वही है कि अपन जैसे स्थिर है विरामावस्था में, तो वैसे ही हैं जब तक उसे बाहरी बल से अपन ने गतिशील नहीं किया। जैसे ही बस गतिशील हुई तो अपना शरीर अपने आप पीछे की तरह झुक गया। इसी तरह दूसरा इसका उदाहरण देखिए कि चलती हुई बस अगर अचानक खड़ी हो जाती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। अब बस आगे की ओर जा रही है तो हमारा शरीर भी आगे की ओर ही गतिशील रहता है, और अगर उसे एकदम से ब्रेक मार देती है बस तो हम आगे की ओर एकदम से झुक जाते हैं। ठीक है, तो यही है जड़त्व का नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है। अब अपन दूसरा नियम देखते हैं, वो है संवेग का नियम। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान रखना, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ध्यान रखना, उदाहरण से देखिए, उसमें समझ नहीं आएगा आपके लिए कि क्रिकेट में खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय आपने देखा कि कोई बॉल आ रही है उसको कैच करा है, तो जैसे ही अपन कैच कर तो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं और वस्तु हाथ में आ जाते हैं। तो वही होता है कि परिवर्तन की दर लगाए गए बल की अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की आरोपित बल की दिशा में ही होता है। बल क्या है? सीधी जा रही है तो अपने हाथ में पीछे ही साइड जाकर उस बॉल को कैच करते हैं। ठीक है, अब तीसरा नियम है जो वो है अपना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण में देखिए, समझ में आएगा कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे ही अपन बंदूक चलाते हैं तो उसको झटका अपन को एकदम पीछे साइड में झटका लगाता है। जब अपन गोली तो अपन आगे साइड चला रहे, लेकिन उसका झटका अपन पीछे साइड हो जाता है एकदम से। तो वो ये कि विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। अब कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। तो 3 नियम पढ़े अपन ने। एक तो जड़त्व का नियम पढ़ा है, दूसरा संवेग का नियम पढ़ा है और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं और जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो जहरीले सांप होते हैं उनके 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो जो जहर इन खोखले दांतों में होता है वह उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है जिसको सांप काटता है। ये तो ध्यान रखना, ठीक है। अब एक नगोदा प्रोटोकॉल है, जो नगोथा प्रोटोकॉल है, वो विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अब किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश है जो वो कहलाता है अपना वातावरण। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखना, सबसे कम जैव विविधता मतलब उसे जो जीवों की प्रजाति है उनका जो प्रकार होता है वो कम पाया जाता है, वही होती है जैव विविधता। अब साइलेंट वैली है, तो साइलेंट वैली चर्चित में होने का प्रमुख कारण क्या है? वहाँ पे जैव विविधता के कारण, है ना। अब ओरण क्या है? ओरण एक पवित्र वन को कहते हैं, ओरण पवित्र वन को कहते हैं। और घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। ध्यान रखना, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। फूलों की घाटी गढ़वाला हिमालय में है। जो फूलों की घाटी गढ़वाला है वह कहाँ पर है? हिमालय में है। ध्यान रखना। अब भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता, अभी यहाँ सबसे कम आई थी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम जैव विविधता है। अभी यहाँ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है भारत में, है ना। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अब एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। आपने देखा हो कहीं कहीं कि एक पेड़ लगा होता है उस पर दूसरा पेड़ हो जाता है, वहीं पीपल का पेड़ है, वहीं नीम का पेड़ है, वहीं बरगद का पेड़ हो जाता है, मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगने लगता है, तो उसे कहा जाता है एपीफाइट, है ना। और एक अब लास्ट क्वेश्चन है अपना कि पिग्मी जनजाति है जो वह वृक्षों पर निवास करती है। ध्यान रखना, जो पिग्मी जनजाति है वह वृक्षों पर ही अपना घर बनाकर रहती है, वहीं पर निवास करती है। ठीक है मित्रों, तो आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अगला वीडियो आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी से जल्दी लाऊंगा। ओके, थैंक यू।